Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 3rd of history, Nationalism in India of 10th class. Nationalism in India means कि हम इसमें जो nationalism struggle था इंडिया का इंडिपेंडेंट के लिए जो लॉन्ग पीरियड तक स्ट्रगल रहा, एज वी नो कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग पीरियड तक रूल किया और इंडियन लीडर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और फाइनली जो है हमें फ्रीडम मिली 1947 15 अगस्त में। तो इस चैप्टर में हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि कैसे जो एक स्ट्रगल था इंडियन लीडर्स ही नहीं बल्कि कॉमन पीपल ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स को हराया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव थी। सब लोग उनकी पॉलिसी से बहुत परेशान थे, चाहे वो पीजेंट्स हैं, कॉमन पीपल हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं, जो भी है वो सब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से इतना ज्यादा सफर कर रहे थे कि उन सफरिंग से उनको सबको बाहर निकलना था। तो एक जो एजिटेशन था, उनके मन में गुस्सा था और किस तरह से उन्होंने आंदोलन किए। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या उसमें जो डांडी मार्च था, तो ये सारे मूवमेंट्स जो है जब महात्मा गांधी इंडिया में आए उसके बाद ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या क्या उनके रीजंस थे पार्टिसिपेशन की, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारा हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, तो ब्रिटिश का हमारी कंट्री के ऊपर रूल था और ब्रिटेन वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसने इंडियंस को भी साथ में लिया इस वर्ल्ड वॉर में, उनको भी अपना एक जरिया बनाया कि कैसे जो है उसका इंडियंस के ऊपर भी एक मतलब कह सकते कि साइड इफेक्ट पड़ा इस वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी, उनकी लाइफ का स्ट्रगल बहुत बढ़ गया था। सबसे पहले तो जो वॉर में एक्सपेंसेस हुए, जितने भी वॉर के अंदर आर्मी को मेंटेन करने में या उनको वेपन्स पहुंचाने में, उनको खाना पहुंचाने में, मतलब उनकी मेंटेनेंस का जो भी खर्चा था, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे और इंक्रीज टैक्सेस का सारा बर्डन अब इंडियंस के ऊपर आ रहा था। सेकेंड, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दैट इज इनकम टैक्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक ह्यूमिलेशन का एक जरिया था वो था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि जबरदस्ती इंडियंस को, कॉमन पीपल को, जो भी हेल्दी हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, उनको फोर्सफुली जो है विदाउट उनकी इच्छा के उनको आर्मी में जो है ज्वाइन करा रहे थे, उनको सोल्जर्स बना रहे थे। तो इससे सब लोग बहुत रिसेंट हो गए थे, काफी ब्रिटिश की पॉलिसी से नाराज थे। बट इंडियंस ये सोच रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उनकी लाइफ नॉर्मलाइज हो जाएगी और उनकी जो हार्डशिप्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। इन 1918, 1919 और 1920 से 21 तक कुछ और प्रॉब्लम्स भी इंडियंस को फेस करनी पड़ी कि बहुत सारे एरियाज में क्रॉप्स फेल हो गई, प्रॉपर टाइम पे मॉनसून नहीं हुआ, तो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमारे सामने थी। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक महामारी फैल गई थी जिसका जो है सब लोग सफर कर रहे थे उस प्रॉब्लम से, जैसे अभी रिसेंट टाइम में कोरोना एपिडेमिक से सब सफर कर रहे हैं। तो वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करनी पड़ी, तो उनकी हार्डशिप्स कम होने की बजाय और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब टाइम आ गया था मूवमेंट्स स्टार्ट करने का। इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका से वो वापस आए। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कि ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में जो भेदभाव था, जो एक स्ट्रगल चल रहा था, महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन दैट मूवमेंट और काफी उस सत्याग्रह जो मूवमेंट था उनको वहां पे सक्सेस भी मिली। जब वो इंडिया में आए तो वो अपने साथ अपने 2 वेपन्स लेके आए। वो क्या थे? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह मीन्स फाइट फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए, ट्रुथ के लिए आग्रह करना, यानी कि लड़ रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए, ट्रुथ के लिए।
सेकंड है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, कि हम मूवमेंट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, बट कोई भी वेपन्स, कोई हथियार हाथ में नहीं लेंगे। नॉन वायलेंस वे से हम स्ट्रगल करेंगे कि किसी को कोई हार्म ना हो, किसी को कोई हिंसा ना पहुंचे। तो महात्मा गांधी के ये जो 2 वेपन्स थे ये बहुत इफेक्टिव रहे इस स्ट्रगल में, इस जो हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल रहा, मूवमेंट रहा। अब हम इसमें ईयर आफ्टर ईयर जो जो मूवमेंट्स होते गए उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, साथ के साथ आपको लर्न भी हो जाएगा। 1916 में महात्मा गांधी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में गए एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो महात्मा गांधी ने वहां पे पीजेंट्स को मोटिवेट किया, उनको कोऑपरेट किया कि यहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम है, जो ऑप्रेसिव सिस्टम है, कि वहां क्या था चंपारण बिहार में कि इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था, यानी नील की खेती कर रहे थे। नील एक प्लांट होता है जो ऑलमोस्ट क्लॉथ डाई करने के काम आता है, और ये ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में एक इसेंशियल आइटम थी। तो वहां काफी ऑप्रेसिव सिस्टम था। जो वहां के पीजेंट्स थे वो इस स्ट्रगल को, मतलब इस ऑप्रेसिव सिस्टम को फेस कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उनको इंसिस्ट किया कि आप यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट करो, यानी यहाँ के जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आपको इस सिस्टम में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। इन 1917 महात्मा गांधी वेंट टू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वहां पर भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बिकॉज क्या रीजंस थे? क्रॉप्स फेल्ड, बहुत सारी क्रॉप्स फेल हो गई थी। प्लेग, एक एपिडेमिक प्लेग नाम की महामारी जो थी वो फैल गई थी। एंड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे टैक्सेस। अब जो किसान थे उनके पास मनी तो थी नहीं, तो वो ब्रिटिशर्स ने जो भी टैक्सेस लगाए हुए थे क्रॉप्स के ऊपर, तो उसको पे करने में कंप्लीटली अनेबल थे। तो उन्होंने डिमांड की कि ये टैक्सेस से हमें रिलैक्सेशन मिले, हमें टैक्स पे नहीं करने पड़े। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad in Gujarat and movement amongst cotton mill workers. तो वहां पे भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी काफी डिमांड्स थी, तो वहां पे महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया और वहां ये मूवमेंट हुए। तो ये 3 प्लेसेस पे तीनों सत्याग्रह मूवमेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड हुए और महात्मा गांधी को यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब नेम मिला, फेम मिला, लोग जानने लगे महात्मा गांधी के एजेंडाज को, उनकी पॉलिसीज को, कि क्या सत्याग्रह मीनिंग क्या है और नॉन वायलेंस के वे से हम कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं। उसके बाद जो है 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लिए कि महात्मा गांधी ने नेशन वाइड मीन्स कि पूरे इंडिया में, राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में जो मूवमेंट स्टार्ट किया। इससे पहले तो ओनली 3 प्लेसेस पे था, अब कंप्लीट पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया था, यानी नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, पूरे इंडिया में हर जगह ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। रीजन क्या था? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही ये नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? क्योंकि ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो वो उनके मूवमेंट को सप्रेस करना चाहते थे। एक ह्यूमिलेशन का एक वे उन्होंने अडॉप्ट किया और बहुत हरिडली जो है, बहुत जल्दबाजी में उन्होंने एक लॉ पास किया, एक्ट पास किया। एंड दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलॉट डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये रॉलेट एक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा एक्ट था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस मतलब ढेर सारी पावर्स दे दी थी कि वो किसी भी, जो भी उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कॉमन पीपल है, जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा है, रैलीज कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उसको 2 years के लिए सीधा जेल में डाल देंगे और वो कोई भी वहां पे डिटेंशन उसको अलाउ नहीं होगी। एटलीस्ट 2 years के लिए वो अपने लिए मतलब अपने बचाव के लिए कोई लॉयर भी हायर नहीं कर सकता, सीधा उसको कस्टडी में ले लेंगे 2 years के लिए। देन गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी चाहते थे कि ये जो लॉ बनाया है, क्योंकि इसके बाद लॉ बनाने के बाद ये एक्टिव हो गया लॉ,
वो ब्रिटिशर्स जिसको भी देखते थे फटाफट उठा के उसको जेल में ले जाते थे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि अब बिल्कुल नॉन वायलेंट वे से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मीन्स कि उनके बनाए हुए इस लॉ को हम डिसओबे करेंगे, बहुत ही पोलाइट वे में। इसका मतलब होता है कि सिविलाइज्ड वे में उन्होंने जो भी लॉ मेंटेन किया उसको हम पालन नहीं करेंगे। तो कैसे ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ लोगों के कॉपरेशन से। फर्स्ट स्ट्राइक स्टार्टेड ऑन 6 अप्रैल कि 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने स्ट्राइक स्टार्ट की। सेकंड, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, बहुत सारे सिटीज में लोगों ने स्ट्राइक्स की, लोग सड़कों पर उतर आए, यानी आंदोलन शुरू कर दी उन्होंने। एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक्स इन रेलवे वर्कशॉप्स कि बहुत सारे वर्कर्स ने रेलवे वर्कशॉप्स पर भी स्ट्राइक्स शुरू कर दी। नेक्स्ट है शॉप्स क्लोज डाउन, यानी बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया उन्होंने ब्रिटिशर्स को, अपनी दुकानें बंद करके वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने हड़ताल्स की और रैलीज की। तो ये डिफरेंट वेज थे जिनके द्वारा जो है महात्मा गांधी और बहुत सारे इंडियंस ने यहाँ पर एक एजिटेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया, बहुत ही पोलाइट वे में कि ब्रिटिशर्स की जो भी लॉज बनाए हुए थे, जो उनकी पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ उन्होंने इस तरीके से आवाज उठाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का कि अब लोग जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोसेशंस कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, शॉप्स क्लोज डाउन कर दी उन्होंने। ऑन 10th नवंबर द पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे इन अमृतसर, फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग widespread attacks on banks, post offices and railway stations। यानी जो लोग इंडियंस इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में बहुत ही मार्च कर रहे थे, पीसफुल वे से जो स्ट्राइक्स कर रहे थे या प्रोसेशंस निकाल रहे थे, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी ताकि लोग जो है भड़क जाएं। और वही हुआ, लोग भड़क गए और उनको गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस स्टेशन पे, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशन पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। नाउ द मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया कि अभी सारी कमान जो है मिलिट्री को दे दी। और जो जनरल डायर टुक द कमान कि अब जनरल डायर जो है इस मार्शल लॉ के लीडर बन गए थे। ऑन 13th अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस कि 13th अप्रैल को बहुत सारे लोग जो है पीसफुल मैनर से मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग अमृतसर में, और कुछ लोग वहां पे बैसाखी का मेला देखने के लिए आए हुए थे। तो लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। तो वो जो बैठे थे वहां पे मीटिंग्स कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब विमेन्स भी थी और चिल्ड्रन भी थे और काफी इनोसेंट पीपल थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जनरल डायर ने वहां पर जैसे ही लोग वहां इकट्ठे हुए और बैठे थे तो एंट्रीज गेट सारे क्लोज करा दिए और फायरिंग के लिए ऑर्डर कर दिए। और जैसे ही फायरिंग हुई तो बहुत सारे इनोसेंट पीपल जो है वहां पे मारे गए। तो ये जो इंसिडेंट है ये ना भूलने वाला इंसिडेंट है, जिसको आज तक भी लोग याद करते हैं कि जलियांवाला बाग में बहुत ही मतलब इनोसेंट पीपल मारे गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत अनफेयर वे में वहां पे ये अटैक कराया था, फायरिंग हुई थी। देन नॉर्थ इंडिया में जैसे ही लोगों के पास ये खबर पहुंची तो वो और ज्यादा भड़क गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू कर दी, उनके पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्लैशेस हो गए, लड़ाई झगड़े होने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर लोगों ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए। अब ब्रिटिश भी चुप करके नहीं बैठे बहुत ही, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी सारी ह्यूमिलेशन की थी, वो स्प्रेस कर रहे थे इंडियंस को। तो उनका क्या रिस्पॉन्ड रहा कि लोग जो हैं जगह जगह स्ट्राइक्स कर रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या इसके बदले में जवाब दिया। तो ये पॉइंट्स हैं कि सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड्स कि जितने भी सत्याग्रहीज थे, इंडियंस थे वो सारे, तो उनको जबरदस्ती अपनी नोज जो है जमीन के ऊपर रगड़ने के लिए कहा। एंड क्रोल ऑन स्ट्रीट्स यानी सड़कों के ऊपर रेंगने के लिए कहा। नेक्स्ट है डू सलाम टू साहिब्स कि ब्रिटिशर ऑफिसर्स जो हैं वो अपने आप को बड़ा मानते थे, साहिब्स कहते थे, वो कहते थे कि तुम हमें सलाम करो।
तो ये सारे जो मतलब जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जो सत्याग्रह मूवमेंट था, वो कन्वर्ट हो गया अब एक वायलेंट मूवमेंट में। देन महात्मा गांधी ने जब ये देखा कि चारों तरफ हिंसा हो रही है, वायलेंस फैल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब लोग जो हैं ब्रिटिश की गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ मीन्स कि ये वहीं पे स्टॉप कर दिया, एक बार रोक लगा दी इस मूवमेंट के ऊपर। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको ये आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट रहा इंडिया के ऊपर, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर या लोगों के ऊपर क्या असर उसका दिखा। फिर महात्मा गांधी जैसे ही भारत में आए तो उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का वे अडॉप्ट किया। स्टार्टिंग में 3 डिफरेंट प्लेसेस पे जो मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट जो हमने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है वो है जलियांवाला बाग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।